नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे कक्षा 12th हेतु पॉलिटिकल साइंस की। किस तरह से आपकी पॉलिटिकल साइंस है जिसमें प्रमुख अवधारणाएं दी हुई है, प्रमुख है वो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, उन सिद्धांतों की बात करेंगे। तो प्रमुख अवधारणा यानी सिद्धांत, आप चूंकि देखोगे कि आपकी कक्षा 12th के अंतर्गत जो पॉलिटिकल साइंस विषय है उसको दो भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया। दो भाग है, एक भाग सिद्धांत का है और दूसरा भाग आपके है वो संविधान का है। क्या है? संविधान का सिद्धांत है। इसमें अलग अलग अवधारणाएं आपकी दी हुई, चाहे न्याय की हो, चाहे आपके शक्ति हो, सत्ता हो, वेदता हो, चाहे धर्म हो, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे समानता हो, ये अलग अलग अवधारणा है। उन अवधारणाओं को समझेंगे किस तरह से है वो, न्याय किसे कहा जाता है, न्याय की क्या परिभाषा है और अलग अलग विद्वानों ने न्याय की क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। चाहे प्लेटो का न्याय का सिद्धांत हो, चाहे अरस्तु का न्याय का सिद्धांत हो, चाहे हम कहेंगे कि जॉन रॉल्स की न्याय की थ्योरी हो, चाहे ऑगस्टाइन की थ्योरी हो, या फिर आधुनिक काल में जो अलग अलग विद्वान हुए, चाहे हॉब्स हो, लॉक हो, इनकी थ्योरियां हो, और चाहे हम भारत के संदर्भ में भी देखेंगे कि हमारे प्राचीन भारत में कुछ ऐसे जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक हुए, उन्होंने भी न्याय को है वो अलग अलग रूप में परिभाषित करने का कार्य किया। चाहे उसमें हम कौटिल्य को देखेंगे, या फिर मनु को देखेंगे, या फिर है हम वो विदुर नीति को देखेंगे, तो वो भी अलग अलग तरह से है वो न्याय की बात करने का काम करे। उस तरह से हम शक्ति की भी बात करेंगे, सत्ता की भी बात करेंगे, और वेदता है वो भी किस तरह से है वो पॉलिटिकल सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। धर्म है वो किस तरह से राजनीति के सिद्धांत के रूप में काम कर रहा है, उनकी हम सिद्धांतिक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और उस तरीके से करेंगे, बिल्कुल नए सब तरीके से, और पॉइंट टू पॉइंट, और आपको जो सिलेबस में चीजें हैं उसी के अकॉर्डिंग करवाएंगे, ताकि बोर्ड क्लास में आपको होप टू होप यहीं से सवाल मिलेंगे, यहीं से प्रश्न मिलेंगे, ऐसी मेरा विश्वास है, अपेक्षा है। तो आज का जो हमारा बिंदु होगा वो प्रमुख अवधारणाओं में हम न्याय की बात करेंगे कि जस्टिस है वो क्या है, न्याय की अवधारणा क्या है। तो आपका प्रथम जो टॉपिक है, प्रथम अवधारणा है, प्रथम कॉन्सेप्ट है, प्रथम संप्रत्यय है, जिसका नाम है न्याय। न्याय का संप्रत्यय क्या है? प्यारे बच्चों, यदि न्याय की संप्रत्यय की बात करें तो न्याय का संप्रत्यय अलग अलग विद्वानों ने है वो देने का काम किया है। आप जैसे कि हम कहेंगे कि सभी के साथ समानता का व्यवहार करना न्याय। क्या करना? समानता का व्यवहार करना न्याय। ये क्या है? ये एक सामान्य सी बात है जो हम पूर्व क्लास में है वो पढ़ चुके थे कि सभी के साथ समानता का बर्ताव करना ही न्याय है। एक बात तो ये है। दूसरी आई कि साथ सभी के साथ है वो संसाधनों का सम्मान वितरण करोगे तो ही न्याय, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, किसी भी तरीके से। तो ये उस तरह से पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने न्याय की है वो परिभाषा बताने का काम किया। और उसके अंतर्गत हमारे जो विद्वान है उसमें हम देखेंगे प्लेटो, द रिपब्लिक करके पुस्तक लिखी प्लेटो, और प्लेटो ने रिपब्लिक के अंतर्गत है वो न्याय की अवधारणा बताने का कार्य किया। द रिपब्लिक, तो रिपब्लिक में है वो प्लेटो ने किसको बताने का काम किया है कि न्याय है वो क्या है। व्यक्ति के जो सद्गुण है, मानवीय सद्गुण को है वो प्लेटो ने न्याय बताया कि व्यक्ति के अंतर्गत जो अच्छे गुणों का होना वो क्या है, न्याय की अवधारणा है। फिर हम अरस्तु को पढ़ने का कोशिश करेंगे कि अरस्तु के जो न्याय का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अरस्तु, ये सब यूनान के दार्शनिक हुए थे प्राचीन काल में, उन दार्शनिकों के द्वारा दी हुई अलग अलग थ्योरियां हैं न्याय की। अरस्तु को है वो देखने का काम करेंगे। जॉन रॉल्स की थ्योरी को देखेंगे, जॉन रॉल्स। ऑगस्टाइन की थ्योरी को देखेंगे।
तो ये क्या, ये जो विदेशी या फिर कहेंगे कि यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिकों ने न्याय की परिभाषा क्या बताई उनको देखने की है, वो हम कोशिश करेंगे। और उनके बाद में जो दूसरी चीज हम देखेंगे वो होगी भारतीय दार्शनिकों की। किनकी होगी? भारतीय दार्शनिकों की। भारत में भी, प्राचीन भारत में ऐसे दार्शनिक हुए, ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने है वो न्याय को परिभाषित करने का कार्य किया। और उसमें हम देखेंगे कि हमारे जो एक व्यक्ति है वो मनु करके, जिन्होंने है वो मनु स्मृति लिखने का काम किया, जिसमें हमें न्याय की है वो परिभाषा मिलेगी कि न्याय को किस रूप में परिभाषित करने का कार्य किया है। फिर हम आगे बढ़कर देखेंगे किस तरह से जो चाणक्य है, जिन्होंने चाणक्य नीति करके पुस्तक लिखी, चाणक्य नीति करके एक उनकी पुस्तक है, उसमें है वो न्याय को परिभाषित करने का है वो काम किया गया। चाणक्य कहो या फिर कौटिल्य कहो, वो एक ही बात है। तो इन्होंने है वो चाणक्य नीति पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र करके पुस्तक लिखी, जिसमें भी हमें न्याय के बारे में जानकारी मिलती है, राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम विदुर करके एक बड़े व्यक्ति हुए थे, महात्मा विदुर, जिनकी विदुर नीति चलती है, जिनकी विदुर नीति चलती है, उससे भी हमें न्याय के बारे में है वो जानकारी मिलेगी। और गीता जैसी पुस्तक है वो, उससे भी हमें न्याय के बारे में है वो जानकारी मिलेगी। तो हम न्याय के संप्रत्यय को समझने की कोशिश करेंगे कि न्याय आखिर में क्या है। यह आपको 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है, तो न्याय का संप्रत्यय आपको बताना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि प्लेटो के अनुसार न्याय को बताइए, या फिर आपको पूछा जाएगा कि अरस्तु के अनुसार है वो न्याय क्या होगा, या फिर अन्य जॉन रॉल्स जैसे लोगों का नाम ले लिया, या भारतीय दार्शनिक परंपरा के अनुसार न्याय क्या है। तो आपको है वो अलग अलग विद्वानों के अनुसार है वो थ्योरी पूछी जाएगी। उस थ्योरी को हम देखने की कोशिश करेंगे कि न्याय है वो वास्तव के अंतर्गत क्या है। तो न्याय की अवधारणा को समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, जो न्याय की अवधारणा है वो क्या है। आप देखोगे कि न्याय है वो प्राचीन काल से राजनीतिक चिंतन का विषय रहा, और जो न्याय जैसा संप्रत्यय है वो प्राचीन समय से ही राजनीति के अंतर्गत चिंतन का विषय रहा कि न्याय किस तरह से है वो शासन व्यवस्था नागरिकों के साथ न्याय का काम कर रही है। तो ये एक ऐसा संप्रत्यय है जो सदियों से चिंता का विषय रहा, इस पर चिंतन मंथन है वो चलता आया, अध्ययन का केंद्र बिंदु रहा। क्योंकि समाज में है वो न्याय किस तरह से स्थापित हो और कौन है वो न्याय करे, इसलिए ये अवधारणा अपने आप में पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रही। और जो ये न्याय की अवधारणा है इसकी व्याख्या है वो 2 भिन्न तरीके से हम करेंगे कि एक पश्चिम की जो न्याय की अवधारणा क्या है, और दूसरी है हम कहेंगे कि भारतीय जो धर्म है, भारतीय दर्शन है, उसके अनुसार है वो न्याय की अवधारणा क्या है। तो एक तो पश्चिम की न्याय की दर्शन समझेंगे और दूसरा है वो भारतीय न्याय की दर्शन समझेंगे। तो उन दोनों न्याय को, कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। पश्चिमी परंपरा के अंतर्गत न्याय के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः न्याय परायण व्यक्ति अर्थात वह व्यक्ति जो सदचरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता है। और हम बात करेंगे कि जो पश्चिम की न्याय की व्याख्या है उसमें न्यायपरायण व्यक्ति की बात की गई। कैसा व्यक्ति है? न्यायपरायण। न्यायपरायण व्यक्ति का मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति जो कैसा है? सदचरित्र वाला, उसका चरित्र अच्छा है और उस व्यक्ति में क्या है? मानवीय गुण है। तो न्यायपरायण व्यक्ति का अर्थ हुआ सदचरित्र, सच्चरित्र व नैतिक गुण। न्यायपरायण वह व्यक्ति जिसमें सच्चरित्र और नैतिक गुणों के आधार पर है वो न्याय का वितरण किया गया था। यानी कोई व्यक्ति जिसका चरित्र कैसा, किस तरह के उसके चारित्रिक गुण है, और नैतिक गुण यानी समाज के प्रति उस व्यक्ति के कैसे दायित्व, परिवार के प्रति कैसे, क्या वह समाज का नियमों का पालन कर रहा है, नैतिक गुण उसमें किस तरह के, क्या वह है वो किसी के साथ हिंसा या किसी के साथ गलत कर रहा है या सही कर रहा है। तो ये नैतिक गुणों के आधार पर है वो न्याय किया जाता था। तो आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी परंपरा के अनुसार न्याय का स्वरूप क्या था, तो आप कहोगे कि न्यायपरायण था, यानी व्यक्ति को है वो केंद्र में रखकर देखा जाता कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है, उसमें किस तरह के नैतिक गुण है, यानी उनमें गुणों की तलाश की जाती थी। तो जो सद्गुण का कॉन्सेप्ट है वो आगे इसी न्याय में दिया हुआ है पश्चिमी विचारधारा के अंतर्गत। इसमें उन सद्गुणों की तलाश की गई है जो व्यक्ति को न्याय की ओर प्रवृत्त करते हैं,
और भारतीय परंपरा में मनुष्य के धर्म को प्रमुखता दी गई है और इन दोनों ही मान्यताओं में मनुष्य की कर्तव्य पर बल दिया गया है। प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपने निर्दिष्ट कार्य करना एवं दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है और आधुनिक चिंतन में न्याय की परिभाषा में परिवर्तन आया। यानी इन्होंने कहा कि जो न्याय की अवधारणा है वो आप देखोगे कि प्राचीन काल से न्याय की अवधारणा चिंतन का विषय रहा है और इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे है वो दो न्याय की अवधारणा हमारे सामने आती है। एक पश्चिम की आती है जिसमें है वो व्यक्ति को केंद्र में रखकर कहा कि यदि सद्गुण है व्यक्ति के अंतर्गत है, नैतिक कर्तव्यों का पालन करने का यदि व्यक्ति में बोध है, व्यक्ति में यदि सत्य निष्ठा का भाव है, कर्म निष्ठा का भाव है, तो हम कहेंगे कि क्या है वहां पर न्याय स्थापित हो रहा है। जैसे कि आप देखोगे यूनानी समाज को आप देखोगे कि वहां प्राचीन समय के अंतर्गत जो राजा न्याय करे वो सद चरित्र, राजा का अच्छा चरित्र होना चाहिए, राजा में है वो अच्छे गुण होना चाहिए और उसी के आधार पर वह मनुष्य में सद चरित्र और गुणों को परख करे, वो क्या करे, न्याय स्थापित करने का काम करे। तो वहां पर जो पश्चिमी परंपरा में है वो किसको महत्व दिया गया, व्यक्ति में है वो सद्गुण, यानी सद्गुण का मतलब हुआ यहाँ पर अच्छे गुणों को महत्व दिया गया, अच्छे गुणों को महत्व दिया गया। और भारतीय परंपरा में किसको महत्व दिया गया, धर्म को महत्व दिया गया। अब यहां पर धर्म को आप समझिए, धर्म क्या है। धर्म का यह मतलब यह है कि कोई व्यक्ति के अंतर्गत है, आप धर्म को पहले परिभाषित करने का, धर्म का मतलब यहां पर यह नहीं है कि हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है या कोई अन्य धर्म है। धर्म का मतलब यहां पर हिंदू धर्म या अन्य धर्म नहीं। तो धर्म का मतलब साधारण सा हुआ क्या, धर्म का मतलब होता है साधारण सा अर्थ है वो धारण करना। क्या करना, धारण करना। किसको धारण करना, कर्तव्यों को धारण करना। किसको धारण करना, कर्तव्यों को। और कैसे कर्तव्य होने चाहिए, नैतिक कर्तव्य होने चाहिए। और यही नैतिक कर्तव्य क्या है, धर्म है। और यही धर्म क्या है, न्याय है। तो धारण करना किसको, कर्तव्यों को, और कर्तव्य है वो नैतिक श्रेणी के होंगे। नैतिक कर्तव्यों को धारण करना है वो धर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नैतिक कर्तव्यों को धारण करना धर्म कहलाएगा। और यही धर्म है वो प्राचीन भारत में है वो न्याय का प्रमुख कारण रहा था। तो इसको परिभाषित आप कर लो तो कहेंगे कि मनुष्य द्वारा नैतिक कर्तव्यों को धारण, नैतिक कर्तव्यों को धारण करना, नैतिक कर्तव्यों, मनुष्य द्वारा नैतिक कर्तव्यों को धारण करना धर्म कहलाता है। यानी चीज आपके ये जहन में आने चाहिए कि भारतीय प्राचीन धर्म परंपरा, तो वहां पर ये सोचोगे कि साहब मनुष्य के द्वारा जो नैतिक कर्तव्य धारण किए जाते हैं, नैतिक कर्तव्य कौन से हुए, वे कर्तव्य जैसे कि आप सीधी बात, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का है वो आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, गरीबों, दीन दुखियों की, गरीबों दीन दुखियों की सहायता करना, ये क्या है, यह नैतिक कर्तव्य। तो यही है वो मूल धर्म था जो प्राचीन भारतीय दर्शन परंपरा में न्याय की है वो केंद्र में रखा गया था धर्म को, कि धर्म के आधार पर है वो क्या किया जाए, न्याय किया जाए। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसी भारतीय न्याय की परंपरा कह रही है। और इन दोनों ही मान्यताओं में मनुष्य के कर्तव्य पर बल दिया गया। अब आप चीजों को देखोगे तो दोनों के बिंदु, दोनों के केंद्र में कौन है,
दोनों के केंद्र में ही मनुष्य के क्या है, कर्तव्यों का बोध करवाया गया। चाहे भारतीय परंपरा हो तो वहां पर भी नैतिक कर्तव्यों का बोध करवा रहा है, और जो सद्चरित्र का जो गुण है कहां पर, पश्चिम के दर्शन के अंतर्गत, तो वहां पर भी किसकी बात की जा रही है, वहां पर भी है वो व्यक्ति की कर्तव्यों की बात की जा रही, यानी व्यक्ति है वो अपने कर्तव्यों का पालन करे, अपने कर्तव्यों का पालन किस अच्छे रीति से करे, यानी वह बड़ों का सम्मान करे, गरीबों दीन दुखियों की सहायता करना, किसी के साथ है वो अनैतिक अत्याचार नहीं करना, वो न्याय की बात कर रहा है। तो ये दोनों ही बात कर्तव्यों पर आधारित है। और प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना, यानी अपना व्यक्तिगत जो उल्लेखित काम है उन कार्यों तक करना, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, ये क्या है, न्याय कहलाता। तो ये आपकी न्याय की परिभाषा ये निकल कर आई कि न्याय की सामान्य बात यह हुई कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपना निर्दिष्ट यानी अपना व्यक्तिगत है उल्लेखित कार्य करना, अपना उल्लेखित काम करना और दूसरों के काम में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना, ये क्या है, न्याय कहलाता है। तो ये आपकी न्याय की बात है। और आधुनिक चिंतन में न्याय की परिभाषा में भिन्न भिन्न, यानी आधुनिक समय में यदि आप देखोगे तो प्राचीन समय की न्याय की अवधारणा आज की न्याय की अवधारणा से भिन्न है। तो न्याय की अवधारणा हमारे दो है, एक तो पश्चिम की है और दूसरी है वो भारतीय है। पश्चिम की न्याय की अवधारणा में किसको महत्व दिया गया है, व्यक्ति के सद्गुण को, व्यक्ति के सद्गुण को। और भारतीय न्यायिक परंपरा में है वो व्यक्ति के धर्म को, व्यक्ति के धर्म को महत्व दिया गया। और दोनों के केंद्र में कौन है, दोनों के केंद्र में बिंदु है, केंद्र में है वो व्यक्ति को क्या करना, कर्तव्य का पालन करना, ये दोनों के क्या है, केंद्र में। तो आप कहोगे कि आपसे पूछा जाएगा न्याय की अवधारणा क्या है, न्याय की परिभाषा, तो आप बताओगे कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपना जो उल्लेखित काम करना, अपना व्यक्तिगत काम करना और दूसरों के काम में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना, क्या है, न्याय कहलाता है। और आप कहोगे कि साहब न्याय की है वो दो अवधारणाएं मौजूद है, एक पश्चिमी अवधारणा और दूसरी है वो भारतीय अवधारणा। फिर आप आगे बढ़कर कहोगे कि साहब पश्चिमी अवधारणा जिसमें व्यक्ति के सद्गुणों पर है वो बल दिया जाता है, यानी व्यक्ति किस तरह के गुणों को है वो अपनाने का काम करना, सद्गुण यानी अच्छे गुण, अच्छे गुण। फिर इसमें आप बात करोगे कि व्यक्ति के सद्गुणों के आधार पर कर्तव्य पालन करता है, तो वो पश्चिमी न्याय की अवधारणा कहलाती है। भारतीय न्याय की अवधारणा के अनुसार व्यक्ति है वो अपने धर्म का पालन करे, वो भारतीय न्याय की अवधारणा कहलाती। तो यहाँ पर आपकी इतनी ही चीज आई न्याय की अवधारणा को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किस तरह से गया। फिर न्याय का प्रत्यय की व्याख्या है न्याय के संप्रत्यय की, न्याय का प्रत्यय कहो या फिर न्याय का संप्रत्यय कहो या फिर न्याय की अवधारणा कहो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। न्याय का प्रत्यय शब्द लिखा है तो भी चिंता की बात नहीं, न्याय का संप्रत्यय लिखा है तो कोई चिंता की बात नहीं, न्याय की अवधारणा की बात आए तो भी कोई चिंता की बात नहीं, और न्याय की परिभाषा की बात आए तो भी कोई चिंता की बात नहीं। ये सभी के सभी शब्द हैं वो एक है, इनका बस है वो थोड़ा सा महत्व अलग होता है, क्योंकि जो संप्रत्यय है वो क्या करता है, एक फिलोसोफर बात करता है, एक दार्शनिक परिभाषा होती है जो संप्रत्यय की, यानी दर्शन का बोध करवाने का काम कर रहा है। इसलिए इस दृष्टि से आप इन शब्द में कंफ्यूजन मत होना। तो न्याय प्रत्यय की व्याख्या अलग अलग विचारकों ने अपने अपने ढंग से अलग करने का काम किया। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास है वो यूनानी दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक प्लेटो ने किया, और प्लेटो ने अपने दर्शन में न्याय प्रत्यय को मनुष्य का कैसा है वो आत्मीय गुण बताने का काम किया। यानी हम बात करेंगे कि जो न्याय के संप्रत्यय की, तो न्याय के संप्रत्यय का यदि वास्तविक पहली बार है वो स्पष्ट रूप से इसको न्याय का संप्रत्यय देने का काम किया है तो यूनान के दार्शनिकों ने दिया। यूनान के राजनीतिक विचारक हुए, यूनान के इस दार्शनिकों के अंतर्गत जो सबसे पहला स्थान आता है वो प्लेटो का आता है। प्लेटो करके व्यक्ति हुए, उन्होंने है वो न्याय का जो संप्रत्यय है वो देने का काम किया, और उन्होंने बताया कि मनुष्य का आत्मीय गुण ही क्या है, न्याय है। मनुष्य का आत्मीय गुण ये है, न्याय है कि वह किसी भी के साथ है वो कोई गलत बर्ताव नहीं करे,
तो ये न्याय वो व्यक्ति के अंतर्गत, उसके आत्मे में, उसकी आत्मा के अंतर्गत समाहित है कि वह खुद है न्याय चाहता है, वह खुद अपने साथ बुरा बर्ताव नहीं चाहता, तो आप अन्य व्यक्ति के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करोगे। ये ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा प्लेटो का कहना है कि व्यक्ति का जो मनुष्य का आत्मीय गुण है वो क्या ना है, क्या है? न्याय है। और ये कौन कह रहा है? ये प्लेटो कह रहा है, जो प्रथम यूनानी दार्शनिक हुए जिन्होंने न्याय को देने का काम किया। तो आप कहोगे कि सर्वप्रथम न्याय के संप्रत्यय की बात यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपने पुस्तक द रिपब्लिक में की थी, जिसमें प्लेटो ने बताया कि न्याय मनुष्य का आत्मीय न्याय मनुष्य का क्या है? आत्मीय गुण है। न्याय मनुष्य का सद्गुण है। ऐसा किसने कहा? ऐसा प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कहा। और प्लेटो के अनुसार वह सद्गुण है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य सबकी भलाई में अपना भला है वो ढूंढता है। और प्लेटो ने कहा कि जो न्याय है वो मनुष्य का कैसा है? आत्मीय गुण है। मनुष्य का आत्मीय गुण है। और उसके अनुसार क्या ये जो आत्मीय गुण वह सद्गुण है, आत्मीय गुण वह सद्गुण है जिससे प्रेरित होकर, आत्मीय गुणों से ही व्यक्ति प्रेरित होकर क्या करता है? सबकी भलाई करता है। और सबकी भलाई में ही उस व्यक्ति की भलाई होती है। आप दूसरों की है वो, यदि न्याय दूसरों के साथ है वो भलाई का काम करोगे तो सीधी सी बात है कि आपके साथ में है वो भलाई का व्यवहार होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया है तो वो आपके साथ में भी वह समकक्ष है, सम्मान बर्ताव का काम करेगा। ऐसा किसका कहना है? ऐसा है वो प्लेटो का कहना है। तो इन्होंने कहा प्लेटो ने कि जो न्याय है वो मनुष्य का क्या है? आत्मीय गुण है, वह सद्गुण है जिसमें व्यक्ति क्या करता है? दूसरों की भलाई करता है। और दूसरों की भलाई में ही व्यक्ति की भलाई निहित होती है। प्लेटो से लेकर अब तक के सभी चिंतकों ने न्याय को महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं नैतिक प्रत्यय वो माना है। एक तरफ न्याय व्यक्ति का निजी चारित्रिक सद्गुण है, तो वही दूसरी तरफ है वो न्याय राजनीतिक समाज का महत्वपूर्ण है वो गुण माना गया है। यानी ये न्याय की बात की गई कि जो न्याय है, जिसकी बात जो विभिन्न प्लेटो से लेकर के अन्य जो चिंतक हुए उन्होंने न्याय को है वो राजनीतिक और नैतिक प्रत्यय माना है। तो नैतिक प्रत्यय माना, उन्होंने कहा कि जो न्याय है वो व्यक्ति का कैसा है? निजी चरित्र गुण है, निजी है वो नैतिक गुण है चरित्र के आधार पर। और दूसरी तरफ जो विद्वानों ने माना है कि न्याय है वो राजनीतिक समाज का हिस्सा है। राजनीतिक व्यवस्थाएं किस तरह से संचालित होगी और उसमें किस तरह का जो न्याय का पुट है, तो ही राजनीतिक व्यवस्थाओं को हम कहेंगे कि सभी के साथ है वो न्याय हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा। तो ये जो इसके दो स्वरूप माने गए हैं न्याय के, कि एक तो नैतिक न्याय की बात की जा रही है और दूसरी है वो राजनीतिक न्याय की बात की जा रही है। तो न्याय के हैं वो आपके दो स्वरूप हैं। न्याय के पहला आ गया आपका व्यक्ति का
निजी गुण है। व्यक्ति का कैसा है? निजी गुण है। कौन सा गुण? चरित्रगत। कौन सा है? चरित्रगत। और दूसरा है वो किसका बताया गया है गुण कि राजनीति का गुण। राजनीतिक व्यवस्था का वांछित यानी अनिवार्य या महत्वपूर्ण आवश्यक गुण बताया गया। तो आप प्लेटो के ऊपर वापस पुनः आइए। तो प्लेटो कहता है कि जो न्याय है वो मनुष्य का आत्मीय गुण है और जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति क्या करता है? आत्मा की आवाज के बल पर लोगों की भलाई करता है और लोगों की भलाई में ही व्यक्ति की क्या है? भलाई निहित है। एक बात तो ये है। दूसरी बात आई कि साहब जो न्याय का स्वरूप है वो अलग अलग देखा गया। कुछ लोगों ने कहा कि जो न्याय है वो व्यक्ति का कैसा है? निजी चारित्रिक गुण है। किसी व्यक्ति में किस तरह के जो चरित्रगत गुण होते हैं उसी के आधार पर बात की गई, जो नैतिक गुणों की बात की गई। ये कैसा है? ये नैतिक न्याय है। कैसा है ये? नैतिक न्याय। और दूसरा है ये वो राजनीतिक न्याय है। दूसरा है आपका राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जिन्होंने कहा कि राजनीतिक समाज में किस तरह से न्याय स्थापित हो। आप देखोगे एक समाज में है वो यदि स्वतंत्रता है, सभी को स्वतंत्रता है तो राजनीतिक न्याय, सभी के साथ समानता का व्यवहार हो रहा है, किसी भी तरह का कोई असमानता है वो नहीं है, धर्मनिरपेक्षता है तो राजनीतिक न्याय। तो ये क्या? ये राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि जिसमें है वो न्याय का पट होगा राजनीतिक समाज में। तो क्या होगा? न्याय इस तरह से स्थापित होगा। जब स्वतंत्रता और समानता जैसे मुद्दे आए तो वहां पर हम कहेंगे कि उस व्यवस्था में क्या है? राजनीतिक न्याय। फिर आगे बढ़ेंगे कि न्याय नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा तत्व है। फिर आपसे वो एक नंबर में सवाल पूछा जाता है कि जो न्याय है, न्याय का तत्व किसको प्रभावित करने वाला? नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने का सबसे अधिक काम करेगा कौन करेगा? न्याय का तत्व करेगा। यानी न्याय का संप्रति इतना बड़ा महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति के नैतिक व्यवस्था, व्यक्ति की जो चारित्रिक दृष्टिकोण को देखने का काम करेगा वो कौन करेगा? जांचने का काम करेगा वो न्याय करेगा। समाज में व्यवस्था किस तरह से चल रही? क्या लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो रहा है समाज में? क्या स्त्री और पुरुष के साथ समानता है? क्या जो दलित है या अन्य शोषित पीड़ित तबके उनके साथ में जो समानता व्यवहार हो रहा है, उनके साथ न्यायोचित, उनके साथ उचित व्यवहार हो रहा है? तो वो कौन जांचेगा? वो भी न्याय से ही हमें इस चीज की जानकारी प्राप्त होगी। फिर हम देखेंगे कि किस तरह की है वो राजनीतिक निर्णय है, किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो कोई निर्णय लिए तो उनको भी प्रभावित करने का कोई काम करेगा। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है वो न्याय होता है। तो न्याय है वो नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने वाला तत्व है। और मध्यकालीन ईसाई विचारकों में संत ऑगस्टाइन हुए और एक्वा विवा ने न्याय की अपने ढंग से व्याख्या की। और आधुनिक चिंतन के प्रारंभिक चरण में यदि देखोगे तो हॉब्स है, ह्यूम है, कार्ल मार्क्स है, इमैनुअल कांट है और मील जैसे जॉन स्टुअर्ट मील ने अपने चिंतन में न्याय को प्रमुख स्थान दिया गया। और समकालीन विचारकों में जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो नवीन रूप से प्रस्तुत किया गया। यानी जो हम न्याय की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के साथ है वो समानता का व्यवहार करना और किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करना, क्या है? न्याय कहलाता है। और ये जो न्याय का जो सिद्धांत है उसमें प्लेटो ने बताया कि व्यक्ति के अंतर्गत जो आत्मीय गुणों का होना है वो सद्गुणों का होना क्या कहलाएगा? न्याय कहलाएगा। और जो न्याय है वो दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? एक तो बांटा गया है नैतिकता के आधार पर, नैतिक चरित्र के आधार पर है। कहा गया कि जो नैतिकता के आधार पर के व्यक्ति का जो चारित्रिक गुण है वो न्याय है। दूसरा कहा गया कि जो राजनीतिक समाज के आधार पर है वो न्याय की बात की गई।
फिर हम देखेंगे कि किस तरह से न्याय का जो तत्व है वो नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने का काम कर रहा है। और ये जो न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग काल में दिया गया, चाहे प्राचीन काल हो, चाहे मेडिवल हो, चाहे मॉडर्न हो, या फिर समकालीन जो यानी समकालीन यानी वर्तमान में किस तरह का है वो न्याय का आधार। तो उसको आप थोड़ा सा समझिए। वापस पुनः मुद्दे पर आप आइए। न्याय यानी इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों के कार्यों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना न्याय कहलाता है। एक बात ये निकल कर है, यानी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना, आप अच्छे तरह से हैं वो काम करो, अच्छे तरह से आप पढ़ाई करो, आप अपना काम है वो अच्छे तरह से करो, और दूसरों के कार्य में आप किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करो। कोई आपका अन्य साथी है वो किस तरह से पढ़ाई कर रहा है, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करो। आप ये नहीं करोगे कि आपको इस तरह से पढ़ाई करना है या मैं ये करूं, वो नहीं। तो इन्होंने कहा है कि न्याय का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों के कर्तव्य में, दूसरों के कार्य में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना न्याय कहलाता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर प्लेटो की। प्लेटो तो कहेंगे कि प्लेटो ने यहां पर कहेंगे कि यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने सर्वप्रथम न्याय को परिभाषित किया। यानी यूनान के एक दार्शनिक हुए थे प्लेटो, जिन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम न्याय को परिभाषित किया। उन्होंने अपने पुस्तक द रिपब्लिक, क्या है द रिपब्लिक, में बताया कि न्याय मनुष्य का आत्मीय सद्गुण है। यानी न्याय क्या है, न्याय मनुष्य का आत्मीय सद्गुण है। न्याय मनुष्य का आत्मीय सद्गुण है जिससे वह दूसरों की भलाई करता है तथा उसी में अपनी भलाई
को ढूंढता है। यानी ये बातें आपको लिखनी है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और दूसरे के कर्तव्य में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करे, न्याय कहलाएगी। फिर आप आगे बढ़कर कहोगे कि साहब जो सर्वप्रथम है वो न्याय का जो कॉन्सेप्ट लाने वाले कोई विद्वान हुए, कोई व्यक्ति हुए, तो आप कहोगे कि प्लेटो करके एक दार्शनिक हुए थे, जो कहाँ के थे, यूनान के थे, प्लेटो। और इस प्लेटो ने, जो अरस्तु का गुरु था, प्लेटो, यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने सर्वप्रथम है वो न्याय को क्या किया, परिभाषित किया। और उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या है, द रिपब्लिक है। क्या है, द रिपब्लिक में बताया कि न्याय है वो मनुष्य का कैसा गुण है, आत्मीय गुण है। कैसा गुण है, आत्मीय गुण है, और जिसमें व्यक्ति दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई ढूंढता है, न्याय कहलाता है। तो ये तो हमारी बात आ गई थी किसकी, न्याय की। ठीक है, फिर हमने बताया कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक है, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय में सर्वाधिक प्रभावशाली कोई तत्व है तो वो कौन सा है, न्याय है। न्याय एक ऐसा तत्व है जो समाज को प्रभावित करता है और राजनीतिक निर्णय को लेने में वो सबसे ज्यादा प्रभावित करने का काम करता है। वो कौन करता है, न्याय करता है। आप देखोगे प्राचीन समय में सीधी बात मानेगी कि राजा को अपनी प्रजा के अभिभावक के तौर पर काम करना चाहिए, पिता के तौर पर है वो काम करना चाहिए। और पिता के तौर पर काम करने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से पिता है वो अपने संतान के साथ है वो न्याय का व्यवहार कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, उस तरह से राजा को भी है वो अपनी प्रजा के लिए न्यायिक कार्य करना चाहिए। जनता के साथ है वो समानता का व्यवहार हो और सभी तरह का है उनका विकास हो। तो वो राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने का काम किसने किया, न्याय ने किया। तो न्याय एक ऐसा तत्व है जिसने नैतिक, सामाजिक व राजनीतिक निर्णय ये बात है। फिर हम बात करेंगे कि न्याय की, कि न्याय की परिभाषा है उसको अलग अलग काल के अंतर्गत है वो विभाजित करेंगे कि किस तरह से प्राचीन जो न्याय का अवधारणा है वो किस तरह से प्लेटो है या अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने, सुकरात जैसे विद्वानों ने न्याय को परिभाषित करने का काम किया। मध्यकाल में है वो ईसाई धर्म का बोलबाला था और कुछ विचारक ऐसे सामने आए, ऑगस्टाइन जैसा और एक्वाविवा जैसे लोगों ने इसकी व्याख्या की। और आधुनिक युग में है वो हॉब्स है, लॉक जैसे जो विद्वान निकल कर आए, मील जैसे, इन्होंने काम किया। और फिर समकालीन विश्व, तो न्याय की अवधारणा, न्याय की अवधारणा के चरण अलग अलग काल में स्थिति देखोगे तो उन कालों की बात कर लेते हैं आप। पहला काल आया हमारे ये प्राचीन, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और समकालीन। समकालीन का मतलब हुआ वर्तमान। तो इन समय अवधि में न्याय की जो परिभाषा है वो बदलती गई। तो आप देखोगे कि प्राचीन काल में आपसे एक नंबर में सवाल पूछा जाएगा कि प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा करने वाले दो विद्वानों के नाम बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। या फिर पूछा जाएगा मध्यकालीन न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले दो विद्वानों के नाम बताइए।
या फिर पूछा जाएगा कि आधुनिक युग में न्याय की अवधारणा स्थापित करने वाले विद्वान का नाम बताइए, या फिर समकालीन विश्व में न्याय को किस तरह ने है वो सर्वाधिक प्रभावित या प्रभावशाली अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया, उनका नाम बताइए। तो प्राचीन काल में जो न्याय का सिद्धांत दिया वो आपके प्लेटो थे, प्लेटो जैसे दार्शनिक ने दिया, सुकरात ने दिया, अरस्तु ने दिया। तो ये विद्वान थे। मध्यकाल में हम आएंगे तो ये ऑगस्टाइन और एक्वाविवा, संत ऑगस्टाइन, ऑगस्टाइन, और दूसरा क्या नाम है, एक्विनास। ठीक है, फिर आधुनिक काल में आ जाओ। आधुनिक काल में ये आपके हॉब्स है। हॉब्स का सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, हॉब्स है ये जो यम का सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, इमैनुअल कांट है, या फिर मिल जैसे व्यक्ति जो द लिबर्टी करके पुस्तक लिखते हैं, ये इंग्लैंड के थे, मिल करके विद्वान हुए, जॉन स्टुअर्ट मिल जिनका पूरा नाम है, स्टुअर्ट मिल। और आधुनिक समय में यदि देखोगे जो हमारे जॉन रॉड्स का न्याय का सिद्धांत है। तो मोटे तौर पर ये न्याय की थ्योरी निकल कर आई कि प्राचीन काल में प्लेटो, फिर सुकरात है, अरस्तु का जो न्याय का सिद्धांत देखेंगे, संत ऑगस्टाइन का देखेंगे, एक्विनास का, हॉब्स लॉक जैसे लोग हैं वो क्या करें, और जॉन रॉल्स की न्याय की थ्योरी है वो हमें क्या बताने का काम कर रही। ये प्राचीन समय के अंतर्गत है, वो अलग अलग विद्वान हुए, अलग अलग दार्शनिक हुए जिन्होंने न्याय का कॉन्सेप्ट देने का कार्य किया। तो ये आपकी न्याय की। फिर हम देखेंगे प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो किस तरह से कह रहा है प्लेटो। फिर आगे देखकर जाकर हम कहेंगे कि किस तरह से है वो आपके अन्य जो दार्शनिक हुए, चाहे अरस्तु हो चाहे जॉन रॉड्स का हो, तो उनके अलग अलग दार्शनिक थ्योरी को देखने का काम करेंगे, किस तरह से वो उन्होंने न्याय को परिभाषित करने का काम किया। तो साधारण शब्दों में आप यही ध्यान रखोगे कि न्याय का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अन्य के कर्तव्य पालन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करे, किसी भी तरह की बाधा नहीं डाले। क्या है यहाँ पर न्याय की अवधारणा की लहर। फिर हमने देखा कि जो प्लेटो ने अपने पुस्तक द रिपब्लिक में कहा कि मनुष्य का आत्मीय गुण है, सद्गुण है, वो क्या है, न्याय है। आत्मीय गुण ही न्याय है, जिसमें व्यक्ति लोगों की भलाई करता है और उसी में अपनी भलाई ढूंढने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सद्गुण है। प्लेटो का सीधा सा बात है, प्लेटो का न्याय का मतलब हुआ व्यक्ति में सद्गुणों का होना। सद्गुण है तो न्याय अपने आप स्थापित हो जाएगा। फिर हमने अलग अलग देखेंगे कि किस तरह से मिडिवल के अंतर्गत है वो किस तरह से ऑगस्टाइन और एक्विनास है वो जस्टिस की बात कर रहे हैं। फिर है वो मॉडर्न के अंतर्गत हॉब्स है, या फिर लॉक है, या मार्क्स कार्ल मार्क्स जैसा व्यक्ति है, या इमैनुअल कांट जैसा व्यक्ति है जो जर्मन दार्शनिक हुए, या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे व्यक्ति ने वो न्याय को परिभाषित करने का काम किया। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारा जो आज का जो क्लास हुई उसमें हमने न्याय को है वो परिभाषित करने का काम किया है। आगे जो भी हमारी क्लास होगी उसमें हम अलग अलग विद्वानों की जो सिद्धांत है उनको पढ़ने का काम करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।